विंडोज एनटी के बारे में, तो जैसे विंडोज 8 है, विंडोज 10 है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम से, इसी तरह से विंडोज एनटी आपका एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। ये आपके पास रिलीज किया गया था जुलाई 27, 1993 को। दिस इज अ प्रोसेसर इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है बच्चे, कि आप किसी भी कंपनी का कोई भी वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, जिसे आप माइक्रो प्रोसेसर कहते हो, i3 प्रोसेसर है, i5 है, i7 है, और भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी कंपनीज भी आपके पास है, जैसे कि इंटेल कंपनी है जो कि इन्हें बनाते, तो आप कोई भी वो प्रोसेसर यूज करो, हर एक पे विंडोज एनटी आपका अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। दिस इज अ मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक टाइम पर मल्टीपल प्रोसेसेस कर सकते हैं। जैसे मैं इस सिस्टम के अंदर देखो, मैंने यहाँ पर पीपीटी भी ओपन कर रखा है, साथ के साथ मैं नेट भी चला रही हूँ, साथ के साथ मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये देखे मैंने फोल्डर भी ओपन कर रखे, तो मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही है ना। साथ के साथ आपको वॉइस भी आ रही है, मीन्स काइंड ऑफ वीडियो कॉल परफॉर्म हो रही है, राइट? यस मैम। जी, तो इन्हें हम कहते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस को परफॉर्म करना, कि हम एक टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग क्या है, कि आपके पास यहाँ पर आप एक जो है, इसे आप प्योरली आप सिस्टम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पर दो यूजर जो है वो काम तो कर सकते हैं, बट सेम टाइम पर नहीं कर सकते। जबकि अगर आप विंडोज एनटी की बात करोगे तो दैट इज प्योरली अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप क्या कर पा रहे हो, एक ही टाइम पे नेटवर्किंग थ्रू, जैसे मेरी बात समझेंगे आप लोग, जैसे आप हो और आपका फ्रेंड कोई साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। मेरी आवाज समझ आ रही है, सुनाई दे रही है ना? यस मैम। आप हो और आपका कोई फ्रेंड है, वो साथ में बैठा हुआ है, आप दोनों लोग जो है क्या कर रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, गूगल सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो। आप सेम जगह पर रह के गूगल यूज कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि आपके लिए जो रिप्लाई करेगा वो एक ही सिस्टम रिप्लाई करेगा? यस और नो? क्योंकि रिप्लाई कौन करता है, सर्वर कंप्यूटर। तो सर्वर कंप्यूटर एक रेंज के लिए फिक्स होता है ना, कि इस रेंज में से कोई भी क्वेरी आएगी तो इनके लिए ये सर्वर है वो क्या करने वाला है, रिप्लाई करने वाला है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। जी, तो वहां पर जो देखो एक ही जो है, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब आपको जीमेल लॉगिन करना है तो आप भी सेम ही अकाउंट पे आप क्या कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, मतलब सेम ही सॉफ्टवेयर पे, सॉरी अकाउंट नहीं कहूंगी, सेम ही सॉफ्टवेयर पे आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो। और उसी सेम सॉफ्टवेयर को सेकंड पर्सन जो आपके बराबर में बैठा है वो भी यूज कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो सर्वर कंप्यूटर जो है एक टाइम पर एक या एक से ज्यादा यूजर्स को हैंडल करना जानता है, राइट? गूगल एक टाइम पे हजारों बंदों को रिप्लाई करता है ना। यस मैम। तो वो क्या हो गया आपके पास, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं, कि आपके एक टाइम पर बहुत सारे यूजर्स ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं तो पर्सनल कंप्यूटर अंदर इसकी टर्म्स को चेंज कर दिया जाता है। तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर आप एक से ज्यादा यूजर्स बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मार्केट में विंडोज एनटी जब बनाया गया था, एक्चुअली इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि स्टोरी क्या है इसकी। आपके पास 1989 नवंबर में क्या किया गया, आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, OS बाय 2 3.0 वर्जन। क्या बनाया गया, अब OS बाय 2 इसका नाम था, ये जैसे विंडोज 8 एक नाम है, उसी तरह से OS बाय 2 3.0 एक नेम था, जिसे किसने बनाया था, IBM ने और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने मिलके बनाया था, ठीक है। देखो आपके पास विंडोज जो आई है मार्केट में वो 1993 के बाद आई है एक्चुअली, ठीक है। मतलब रिलीज होना, देखो चीज बना के उन्होंने कब से रख रखी थी ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने रिलीज कब की है वो मैं बात कर रही हूँ। तो फेमस तो आपके पास एक्चुअली में 1995 के बाद हुई है। तो 1995 से पहले माइक्रोसॉफ्ट भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी, हाँ प्रोसेस कर रही थी, वो काम कर रही थी डेवलपमेंट में, लेकिन उस टाइम तक इतनी फेमस नहीं थी। तो माइक्रोसॉफ्ट और IBM दोनों सिमिलर ही थी उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया, मिलकर इन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, दैट वाज नोन एज OS बाय 2 3.0,
आप समझ रहे हैं इन्होंने विंडोज क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि वो अकेले माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट नहीं था, उसमें आईबीएम भी इन्वॉल्व था, इसीलिए उन्होंने नाम क्या दिया, OS Y2 3.0 वर्जन। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। जी, ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था बच्चे, वो बहुत फेमस हुआ, ठीक है। इसी को हम वैसे विंडोज एनटी भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, विंडोज एनटी भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या आता है, एक्चुअली इसे बनाना शुरू किया गया था, यहाँ पर आइडिया जो बनाया था, सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है, कि प्रोग्रामर्स जो है वो डायरेक्ट बैठ जाते हैं कोडिंग करने और कोडिंग करते करते कुछ बन जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा क्या होता है, आपके पास एक टीम होती है जो कि पहले प्रॉपरली एक डायग्राम्स बनाती है, पूरा डिजाइन बनाती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर डिसाइड किया था कि वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा जो कि आपके पास क्या हो, बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बन के आए, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन के आए। ये उन्होंने आइडिया लगाया 1988 के अंदर, उन्होंने 1888 के अंदर उन्होंने सोचा, ठीक है। उसके बाद उन्हें लगा कि उनसे नहीं बन पा रहा है, तो उन्होंने आईबीएम के साथ कोलैबोरेट किया, कोलैबोरेट करने के बाद इन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम रहा, इसको नाम भी दिया गया विंडोज एनटी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इन्होंने, क्योंकि ये बहुत फेमस रहा आपका, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, जिसको हम क्या नेम देंगे, उसको हम नेम देंगे विंडोज एपीआई। क्या नेम देंगे, विंडोज एपीआई, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जब OS by 2 जो है वो रिलीज हो रहा था, रिलीज होने से पहले देखो, हर एक कंपनी ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर बना रही होती है, वो एक बनाए होते हैं, उसके साथ साथ अब जो उन्होंने प्लानिंग करनी होती है, तो वो कुछ और भी बनाएगी ना। ऐसा नहीं है कि जब विंडोज 8 बन रही थी तो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो फ्री होगी, या नहीं, वो विंडोज 10 की तैयारी में लग गया था। मतलब विंडोज 8 रिलीज होने से पहले विंडोज 10 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। आप सबको मालूम है ये बातें? यस मैम। जी। तो जब ये OS Y2 3.0 बना रहे थे, तब इन्होंने क्या कर लिया था, आईबीएम ने और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर सोच लिया था कि अगर ये आपके पास सक्सेसफुल होता है, इन दैट केस हम क्या बनाएंगे, हम ये एक बनाएंगे OS Y2 एपीआई बनाएंगे, जिसको हम कुछ नाम दे देंगे, ठीक है। इन्होंने ये चीज सोची थी। उसके बाद आपके पास, गिव मी अ सेकेंड, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास ये आया है OS Y2 3.0। जब इन्होंने ये बना रहे थे, उसी टाइम पे आईबीएम ने और माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा था कि वो अगर ये एक सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम रहा तो हम इसको नेम दे देंगे, यहाँ पर ये NT-OS by 2 हम इसको नेम दे देंगे, ठीक है। जिसको बाद में इन्होंने चेंज करके कहा कि ये OS by 2 API कर देंगे। इस तरह से काफी नेम्स चेंज हुए, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये बहुत सक्सेसफुल हो गया, और सक्सेसफुल होने के बाद उसी टाइम पे आपका आया था विंडोज 95। क्या आया था? विंडोज 95 के पास आई थी, ठीक है। अब विंडोज 95 भी बहुत सक्सेसफुल रहा, ठीक है। OS Y2 3.0 जो है ये था विंडोज एनटी, जो कि नेटवर्किंग के लिए था। और विंडोज 95 जो था वो था पर्सनल विंडो, पर्सनल यूजर्स के लिए होते हैं ना। जब भी आप विंडोज लेते हो तो वहां पर पूछा जाता है होम वर्जन लेना है, प्रीमियम वर्जन लेना है, नेटवर्क वर्जन लेना है, ऐसे बहुत सारे वर्जन आते हैं आपके पास विंडोज के अंदर भी। आप लोगों ने पढ़े भी होंगे ये, ठीक है। तो उसी टाइम पे विंडोज एनटी आया, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा नेटवर्किंग के लिए। उसी टाइम पे विंडोज 95 आया, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा। अब अच्छी चीज क्या थी कि विंडोज 95 के अंदर जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था ना, मीन्स जो ग्राफिक्स थे उसके, वो बहुत अच्छे थे और वो बहुत फेमस हुए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या सोचा कि क्यों ना हम OS by 2 के अंदर हम विंडोज 95 वाले फीचर्स डालें। मीन्स पहले से आपने प्लान करके एक डिजाइन बना के रखा हुआ है, आपका एक नया प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया, तो आपने क्या कर दिया, अपने पुराने एग्रीमेंट को आप भूल चुके हो। अब उन्होंने आईबीएम को क्या कहना शुरू किया कि हम जो हमने डिसाइड किया था उसके अंदर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, और उसे हम क्या बनाना चाहते हैं, हम उसे एक नया सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं,
ठीक है। तो अब आईबीएम ने क्या कर दिया, इस कोलैबोरेशन के लिए मना कर दिया। आईबीएम इसी बात पे अड़ा रहा कि हमने जो जो डिसाइड किया था वही चीजें रहेंगी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना क्या किया कि उन्होंने नई चीजें डिजाइन कर ली थी और वो 95 वाली चीजें ही लाना चाहते थे, तो इनकी वजह से इनका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। ठीक है, दोनों ने अब अलग अलग, एग्रीमेंट कैंसिल हुआ तो दोनों कंपनीज ने अलग अलग से काम करना शुरू किया। ठीक है, आईबीएम अपने उसी वर्जन को बनाने में लग गई जो कि उन्होंने डिजाइन पहले से बना रखा था, जिसको नेम वो OS/2 API देना चाह रहे थे। ठीक है, एम आई ऑडिबल? यस मैम। जी, जिसको नाम देना चाह रहे थे उन्होंने उसी पे अपना काम करना शुरू कर दिया। और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अपने लिए एक नई टीम हायर करी। उन्होंने एक नई टीम हायर करी जो कि उन्होंने उसको नाम दिया, मतलब टीम जो उन्होंने हायर की थी वो एक कॉर्पोरेशन थी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। वहां से उन्होंने प्रोग्रामर्स हायर किए और उनका उसने प्रोजेक्ट हेड बनाया। ये डेव कटलर नाम के आपके पास एक प्रोग्रामर थे, इनको उन्होंने क्या बना दिया, प्रोजेक्ट हेड बनाया प्रोग्रामिंग का। और उन्होंने एक मतलब अपने OS/2 को ऐड किया और जो भी उन्हें नई नई चेंजेस करने थे वो मिला के उन्होंने एक नया डिजाइन बनाया और उन्होंने डेव कटलर को दे दिया कि आप इसे प्रोग्राम करके हमें दें, और उन्होंने उसे प्रोग्राम करके दे दिया। ठीक है, इसके अंदर आपके पास ये भी एक बहुत फेमस प्रोग्रामर है मोशे डनी, ये इन्होंने भी ये भी इसी टीम का पार्ट थे, तो इन्होंने उसे बना के दे दिया। तो दोनों ने क्या कर लिया, आईबीएम ने OS/2 ही बनाया अपना, उन्होंने एपीआई नेम अब इसमें से हटा दिया और उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया, उन्होंने इसे नाम दिया OS/2। ठीक है, और विंडोज ने इसे क्या नाम दे दिया, विंडोज ने इसे नेम दिया विंडोज NT 3.1। क्या नेम दिया, विंडोज NT 3.1। और विंडोज उसके बाद फिर काफी चेंज भी आए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने सेम टाइम पे, मतलब थोड़े से डिफरेंस के ऊपर इन्होंने इसे लॉन्च किया। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों ही नॉर्मली काम करे, लेकिन लास्ट में फिर आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो फेमस हो गया, मींस विंडोज NT ज्यादा फेमस हुआ। OS/2 इतना नहीं चला, विंडोज NT ज्यादा चला है। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ने दोनों ने कोलैबोरेट करके स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो आईबीएम ने OS/2 बनाना शुरू कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 3.1 बनाना शुरू कर दिया, और उन्होंने उसको बाद में उनका माइक्रोसॉफ्ट वालों का ये फेमस हो गया। इसीलिए हम आज की डेट में विंडोज NT पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा फेमस है तो हम उसे पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आपके पास काफी सारे फीचर्स आए, काफी नए फीचर्स ऐड किए गए जो कि पुराने में नहीं थे, वो मैं अभी आपके साथ ये सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगी। इज दैट क्लियर? पूरी समझ आती है कि कैसे बनी? अब इन्होंने क्या किया, इसके भी इन्होंने दो वर्जन्स दिए, विंडोज NT के माइक्रोसॉफ्ट ने दो वर्जन्स प्रोवाइड किए, एक वर्क स्टेशन वर्जन था, सेकंड था सर्वर वर्जन। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, वर्क स्टेशन वर्जन किसे कहते हैं, देखो कंप्यूटर के दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर मॉडल, सेकंड होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। याद है पुराने स्टूडेंट्स को मैंने दोनों चीजें बताई थी कि अगर आप लोगों को एक नेटवर्क बनाना है बच्चे, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 10 और 15 यूजर्स रखने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पीयर टू पीयर यूजर्स बना सकते हैं। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि सपोज मैं क्या करूं, मैं आप सभी को एक प्रोजेक्ट दे दूं, तो आप मतलब सपोज कि उस प्रोजेक्ट की मैं हेड हूं, आप सभी एम्प्लॉइज हैं, तो आप सभी इस सेम क्लास में पढ़ते हैं, तो मुझे सबको सेम अथॉरिटीज देनी पड़ेंगी ना, यस और नो? यस मैम। सभी के सभी अपलोड भी कर पाए, सभी के सभी डाउनलोड भी कर पाए, सारी की सारी चीजें, मतलब कोई को डिलीट करना है तो वो करे। मतलब पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, जहां पर जितने भी एम्प्लॉइज है सबके पास सेम अथॉरिटीज होती हैं। ठीक है, तो अगर आप खुद से सोच के चलो कि अगर मैं, आप लोग 30 स्टूडेंट्स का ग्रुप लगा लो खुद को, अगर मैं सबको सेम अथॉरिटीज दे दूं, आपको नहीं लगता है कि आप लोगों में आपस में डिस्प्यूट्स हो जाएंगे अगर आप लोगों को मैं कुछ पावर्स प्रोवाइड कर दूं? तो कोई भी किसी को रिमूव कर देगा। मतलब आप छोटा सा एग्जांपल ले लेना व्हाट्सएप ग्रुप का, कि अगर आपने सबको एडमिन बना दिया तो कोई किसी को रिमूव कर रहा है, कोई किसी को रिमूव कर रहा है, ये चीजें होंगी ना? यस और नो? जी, इसीलिए पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता था, सबके पास सेम अथॉरिटीज होती हैं, तो वहां पर जो आपका टीम का साइज है उसे छोटा रखा गया, क्योंकि सेम अथॉरिटीज हैं तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे।
ठीक है। और यहाँ पर आपके पास फिर उतना ही चीजें आ जाती हैं। तो अगर आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वर्क स्टेशन बना सकते हैं, जो आप लोग खुद से बनाते हो ना, हॉटस्पॉट क्रिएट करके नेटवर्क बनाते हो, वो सारी चीजें आप लोग करते हो। वहां पर जितने भी आपके एम्प्लॉयज, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, उन सबको सेम अथॉरिटीज होती हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर्स के कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, क्लाइंट सर्वर वाला, क्लाइंट सर्वर मॉडल, जहां पर क्या कहा जाता है कि एक बॉस होगा, बाकी सब क्या होंगे, उसके एम्प्लॉयज होंगे। मींस हर एक चीज की हायरार्की सेट है। जैसे वेबसाइट आप यूज करते हो तो आप सभी जो है, हम सब जो भी हैं, हम क्या है, क्लाइंट है, हम सब रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन रिप्लाई कौन करता है, एक ही पर्सन कर रहा है, जो कि सर्वर कंप्यूटर है। ठीक है। अब ये एक अलग बात है कि उन्होंने एक ही कंप्यूटर को सर्वर बना रखा है, 10 कंप्यूटर्स को मिला के सर्वर बना रखा है, वो हमारी टेंशन नहीं है। हमें जिसको जो रिप्लाई मिलेगा, चाहे 100 पर्सन जो है वो सेम वर्ड सर्च कर रहे हैं, तो सबके लिए सेम ही रिप्लाई मिलना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है कि हायरार्की डिसाइड है। तो मैं क्या कहती हूँ कि यहाँ पर जब हमें पता है कि हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी को रिप्लाई नहीं दे सकते, तो अथॉरिटीज चेंज हो गई ना, हाँ या ना। Yes, हम सेम लेवल पे आप किसी को अफेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन्होंने yes, दोनों के लिए बनाया। अगर आपको पर्सनल काम के लिए यूज करना है तो आप विंडोज एंटी वर्क स्टेशन वर्जन इंस्टॉल करेंगे, और अगर आप लोगों को कंपनी के लिए सर्वर कंप्यूटर इंस्टॉल करना है तो आप क्या करेंगे, सर्वर कंप्यूटर विंडोज एंटी सर्वर वर्जन इंस्टॉल करेंगे। इज दैट क्लियर? yes, ma'am. यहाँ पर ये जो है, इसके लिए आपकी जो आइडियोलॉजी थी वो MS डॉज से भी ली गई थी, ठीक है। क्योंकि देखो, हर जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें पुरानी चीजों को तो कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका पर्पस क्या था विंडोज एंटी को बनाने का, पहले और भी विंडोज थी आपके पास ऑब्वियसली, लेकिन विंडोज एंटी को बनाने का पर्पस इनका ये था कि एक पर्सनल कंप्यूटर से हटके कुछ बनाया जाए, क्योंकि इसके अंदर आप नेटवर्किंग प्रोवाइड कर रहे हो तो आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो, राइट। वैसे स्टार्टिंग में एंटी की जो फुल फॉर्म थी दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर अभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटी, विंडोज एनटी, तो आप क्या कहेंगे, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म आज भी यही है, लेकिन आपके पास जब स्टार्टिंग में इसे एनटी नाम दिया गया था तो उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग वाली बिल्कुल न्यू थी बच्चे, इसलिए उसे नाम भी उन्होंने यही दे दिया। लेकिन आफ्टर सम टाइम हम क्या करते हैं, बस थोड़ा बहुत अपडेट करते हैं, राइट। तो उन्हें क्या लगा कि जब विंडोज 2000 के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये नाम सही नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में और बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, तो ये नाम अब सही नहीं बैठता है। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उसके बाद जितने भी उसके अपडेटेड वर्जन डाले हैं ना, उनमें से उन्होंने एंटी वर्ड को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब नेटवर्किंग की जितनी भी आपके पास आती है ना, आज की डेट में अगर आप इंस्टॉल करोगे तो आपको विंडोज सर्वर मिल जाएगा, विंडोज सर्वर है, उसके बहुत सारे डिजाइन है, कहीं पर भी आपको अब विंडोज एंटी नहीं मिलेगा नेम उनमें, क्योंकि आप समझते हैं आज की डेट में तो हर एक महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट इसकी जो खासियत थी वो ये थी कि इससे पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे आपके पास वो सारे 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ये आपका पहला प्योरली ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कंप्लीटली 32 बिट वर्जन था, ठीक है। इससे पहले के जितने भी थे या तो वो सिर्फ 16 बिट को सपोर्ट करते थे या फिर दोनों को सपोर्ट करते थे, 16 प्लस 32। जैसे आज की डेट में आप लोग अपने लैपटॉप जो है यूज करते हो, अगर किसी ने देखो विद इन 6 मंथ ही परचेज किया है तो मैं नहीं कह सकती, 6 मंथ या 1 ईयर किया है तो मैं नहीं कह सकती कि प्योरली आपका सिस्टम 64 बिट है या नहीं। लेकिन मैं मोस्टली के बारे में ये कह सकती हूँ कि आपके सिस्टम में 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर भी चलता होगा, 64 बिट वाला भी चलता होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. जी। तो यहाँ पर जब दोनों ही वर्जन चल रहे हैं तो आप अपने सिस्टम को प्योरली 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह सकते बच्चे, क्योंकि देखो मैं भी नहीं कह सकती अपने सिस्टम को प्योरली 32 बिट सिस्टम। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पर जाकर प्रोग्राम फाइल्स मिल रही है मुझे, ये है 64 बिट वर्जन के लिए, जहां पर आ जाता है ना इंटू 86, इसका मतलब होता है 32 बिट वर्जन। इसका 86 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपैटिबिलिटी फाइल होती है कि अगर कोई 32 बिट वर्जन है तो उसको 64 के साथ कैसे कंपैटिबल करना है,
वो वाली चीज। क्योंकि देखो अगर मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाकर दिखाऊं अपने सिस्टम की में, तो मेरा सिस्टम 64 बिट शो कर रहा है। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। यस मैम। जी, लेकिन मैं अपने सिस्टम को प्योर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह सकती, क्योंकि आज भी ये 32 बिट को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इससे पहले कि जितने भी आपके पास वर्जन्स थे वो 16 बिट को भी सपोर्ट करते थे, 32 बिट को भी सपोर्ट करते थे, बट एनटी वाज द फर्स्ट प्योर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर आपकी 16 बिट वाली फाइल काम नहीं करती है। इज दैट क्लियर? और इसके साथ साथ ये बहुत सारे ये प्रोसेसर्स जो है आपके i7, i5, IA32 में डैक, ये इन सारे प्रोसेसर्स के नेम है, इनमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं। तो ये इन सब को सपोर्ट करता है। पावर पीसी है, इटेनियम X64 है, आर्म है, ये जितने भी आपके पास बाद में इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर्स आए, न्यू आपके पास प्रोसेसर्स आए, ये इन सबको सपोर्ट करता था, बट 16 डाटा को सपोर्ट नहीं करता था। ओके, इज दैट क्लियर बच्चे? यस मैम। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। जी, तो यहाँ पर ये इसकी सारी स्टोरी थी। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बेसिक फीचर्स की। यहाँ पर आपके पास क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो आपके पास पहला गोल क्या था एनटी को बनाने का, एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का, कि आपके पास जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी है वो वाले इश्यूज सारे के सारे क्या हो जाएं, रिजॉल्व हो जाएं। इन्हें रिजॉल्व करने का पर्पस क्या है कि आपके पास आप किसी भी तरह का हार्डवेयर डालो, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर डालो, उनके बीच में कभी भी कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा गोल था, क्योंकि इससे पहले तो आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि आपके पास देखो वहां पर आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया 16 बिट वाला, आपने हार्डवेयर डाल दिया है। मतलब मैं आपसे कहूं कि आपका टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट है, और उसके साथ आप अटैच करके बैठे हो सेटअप बॉक्स। आप मुझे बताओ उसमें सारे चैनल चलेंगे? नो मैम। क्यों नहीं चलेंगे? मैम एक चीज हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी की है, एक चीज पुरानी टेक्नोलॉजी की है, दोनों आपस में ठीक है, कंपैटिबल नहीं दोनों होगी। में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। और सेकंड रीजन क्या है, देखो अगर मैं कहूं कि नॉर्मल चीजों के बारे में तो चल जाएंगी, हाँ ये है कि कलर्स नहीं आने वाले, लेकिन अगर मैं एनिमेशन की बात करूं प्रॉपरली, जहां पर आपके पास जैसे नई नई मूवीज आती हैं आज की डेट में, एनिमेशन मूवीज में सबसे ज्यादा ग्राफिक्स यूज होते हैं, तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे आप ग्राफिक्स दिखा सकते हो? नहीं। तो वहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंस की वजह से आपके पास जो आउटपुट आती है वो सही नहीं आती है, तो उनको कवर करना फर्स्ट तो इसका गोल था। सेकंड, उसी को कवर करने के लिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ठीक है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या कहती है कि इस तरह का एक लेयर बना के रखो कि आपके पास जो हार्डवेयर है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी भी तरह का कोड आ जाए, चाहे पाइथन वाला कोड आ जाए, चाहे जावा का कोड आए, चाहे सी लैंग्वेज का कोड आए, सबके सब इसके साथ कंपैटिबल हो। ठीक है, मींस किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर आ जाए, सबके सब क्या है इस हार्डवेयर के साथ कंप्लीट। चाहे मैं कमांड दूं विंडोज 8 से, चाहे मैं कमांड दूं मैकिंटोश से, चाहे मैं कमांड दूं यूनिक्स से, ठीक है, प्रिंटर को प्रिंट करना आना चाहिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सॉफ्टवेयर आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका डिफरेंट है, क्या क्या चीजें डिफरेंट है, हाँ हार्डवेयर को अपना काम करना आना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर बनाई। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर का काम क्या है कि अगर कोई ऐसा इशू है तो उसको रिजॉल्व करना, मतलब कन्वर्ट कर देना फाइल को अपने आप। लगता है कि आप मैकिंटोश से कमांड दे रहे हो और प्रिंटर को मैकिंटोश समझ नहीं आता, तो उसे बीच में वहां पे ऐसी फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो मैकिंटोश से प्रिंटर वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जानती हो। और ये आप कहां पर करेंगे, प्रिंटर के अंदर करेंगे बच्चे। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंटर वाली कंपनी का काम है कि उसे पता होना चाहिए कि यूजर किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम।
नेक्स्ट आपको जैसे मैंने बताया कि ये पहला आपके पास विंडोज था जिसमें हमने 32 बिट प्योरली यूज किया था। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या आता है कि देखो विंडोज जब भी इंस्टॉल करते हैं ना, विंडोज की जो अथॉरिटी होती है वो दो तरह से होती है बच्चे, ठीक है। मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है वैसे, बट मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप में बता देती हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो दो चीजें होती है कि अथॉरिटी या तो यूजर के हाथ में होगी या फिर कर्नल के हाथ में होगी, ठीक है। कर्नल जो होता है उसे कंप्लीटली उसका डिसीजन लेता है आपका कंप्यूटर, और यूजर का डिसीजन हम लेते हैं। यूजर मोड जो होता है, अगर मैं दूं कि इसका डिसीजन यूजर मोड के थ्रू लेना है तो यूजर डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है। अगर मैं उसे कर्नल मोड में मैं डिफाइन कर दूं या सुपरवाइजर मोड में मैं डिफाइन कर दूं तो वहां पर जो है वो डिसीजन कंप्यूटर खुद ले लेता है, वो आपसे नहीं पूछेगा उस केस में, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो आपके पास विंडोज 3.1 वर्जन से पहले जो चीजें थी ना वो यूजर मोड में दे रखी थी ज्यादातर, कि हर चीज के लिए वो यूजर से पूछता था, तो उसकी वजह से आपकी स्पीड स्लो होती थी काफी ज्यादा। और एक्चुअली स्पीड भी मेन इशू नहीं था, मेन इशू था सिक्योरिटी। जब आप हर चीज यूजर से पूछते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच होती है उनकी, ठीक है। तो उन्होंने उसको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने कोशिश की कि ज्यादातर से ज्यादातर कोड जो है वो कर्नल मोड में शिफ्ट किया जा सके। मैं ज्यादा से ज्यादा कमांड्स जो है, देखो विंडोज इंस्टॉल करते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, क्या वो बहुत ज्यादा चीजें आपसे पूछता है कि मैं ये फाइल भी इंस्टॉल कर दूं, क्या मैं ये फाइल भी इंस्टॉल कर दूं, क्या नहीं। तीन चार चीजें मुश्किल से आपसे पूछता है कि इंस्टॉल करना है, आप यस क्लिक कर देते हो तो लास्ट में वो एक लाइसेंस एग्रीमेंट दे देता है, लाइसेंस एग्रीमेंट पे आप क्लिक करते हो और नेक्स्ट कर देते हो तो वो खुद ब खुद सब कुछ इंस्टॉल कर देता है, राइट। तो आपसे वहां पर वो हर एक फाइल के लिए तो परमिशन नहीं लिया, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर उन्होंने परमिशन प्रोवाइड की तो उसकी वजह से बहुत सारे रूल्स वायलेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास विंडोज 3.1 के अंदर क्या किया गया कि आपकी ज्यादातर चीजें कर्नल मोड में डिफाइन की गई। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, दिस इज अ प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग कर्नल। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है कि आप जो है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में मैं डिफरेंस बताती हूँ आपको कि क्या होता है कि आप सपोज कोई काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप सपोज क्या कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, ठीक है। खाना खाते वक्त ही आपको कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किसी ने बोल दिया कि आप तुरंत के तुरंत जाएं और मुझे आधार कार्ड की कॉपी लेकर आए, ठीक है। तो अगर वो काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप क्या करोगे, अपने पुराने वाले काम को बीच में रोक के आप दूसरे वाला काम परफॉर्म करोगे ना, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो आपने वहां पर क्या किया कि आपने, मेरे वर्ड्स को आप सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। कि आपने क्या किया, आपने पहले वाले काम को स्टॉप किया और आप दूसरे वाला काम करने चले गए। जब वो सेकंड वाला काम आपका 100% एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद वापस से आप क्या करेंगे, जहां पर आपने अपना पहला काम छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे, राइट। यस और नो? इसे कहते हैं प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग करना, कि आप कोई प्रोसेस कर रहे थे, सपोज आपने कोई फाइल ओपन कर रखी थी लेकिन उससे पहले भी कोई मतलब बीच में ही कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क आ गया, तो उस केस में कंप्यूटर क्या कर देता है, बाकी सारी चीजों को स्टॉप कर देता है, पहले उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग करना, कि कोई एक प्रोसेसर जिसे बीच में रोका जा सके, दैट इज प्रिमिटिव। और ऐसे प्रोसेसेस जिनको नहीं रोका जा सकता उन्हें क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है। ओके क्लास? यस मैम। जी। तो आपका 3.1 जो था प्रिमिटिव वर्जन मल्टीटास्किंग को फॉलो करता था कि आप 3-4 काम साथ के साथ कर सकते हो, लेकिन अगर 5वां काम आ गया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया तो बाकी के जो 4 काम है वो बीच में रुक जाएंगे, वहीं के वहीं रुक जाएंगे। पहले आप इंपॉर्टेंट वाला काम करोगे फिर उसके बाद यहाँ पर आके आप फॉलो करोगे, ओके। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है कि बीच में कई बार परमिशन पूछ लेते हैं ना आपसे, तो जब तक आप उसे यस नहीं करते हो तो वो बाकी कामों को होने देते हैं? नो मैम। नहीं ना। तो उसीलिए हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, जो कि बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो क्या होगा कि अगर आपने डाउनलोड करना शुरू कर दिया तो आप पहले डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद आप क्या कर पाओगे, किसी एक चीज को परफॉर्म कर पाओगे।
दूसरा काम हो जाएगा, उसके बाद ही आप तीसरी चीज को परफॉर्म कर पाओगे, तो वो सिनेरियो सही नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीटास्किंग यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं रही थी आप लोगों को कि पहले क्या था आपके पास, आपके जो 3.1 वर्जन है उसके अंदर आपके पास ज्यादातर चीजें जो हैं यूजर मोड में अवेलेबल थी। उसके बाद NT 3.6 का अपडेटेड वर्जन आया, उसे हम कहते हैं NT 4, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी 4 वर्जन। इसके अंदर क्या कोशिश की गई है कि ज्यादातर वीडियो सर्वर है आपके पास, वीडियोज है, सर्वर है, प्रिंटर है, इन सारी चीजों को कर्नल मोड में रखने की कोशिश की गई है और उन्हें एक्चुअली वहां पर मूव कर दिया गया है, तो ये ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्योंकि देखो विंडोज NT आपका बनाया गया था विंडोज 95 को ध्यान में रख के, तो वहां पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत फेमस हुआ था, तो वहीं से ये कंसेप्ट आपका लिया गया है। तो यहाँ पर आपके पास जो ग्राफिकल इंटरफेस आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे वहां पर भी आपके पास प्रोग्राम मैनेजर था, स्टार्ट बटन थी, ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही दी गई कि दिखने में आपको ना कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता। विंडोज 95 को देखोगे और विंडोज NT 4 वर्जन को देखोगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा उनमें, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आपके प्रोफेशनल यूजर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि बहुत सारी चीजें डिफरेंट, लुक बेस सेम दिख रही है, ऐसे ये ज्यादा बेटर करता है, ठीक है। क्लास, एम आई ऑडिबल? यस मैम। मैम बीच में आपकी आवाज कट रही है। क्लास मेरी आवाज अब सही से आ रही है? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा, ये वाला टॉपिक नहीं सुनाई दिया। यस मैम। वॉइस ब्रेक हो रही है? Give me a minute then. अब सही आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो हम डिस्कस, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। यस जी, मैम। तो विंडोज NT 3.6 में जो सारी की सारी चीजें थी वो ज्यादातर यूजर मोड में दे रखी थी। इन्होंने NT 4 जो वर्जन लिया उसके अंदर इन्होंने क्या किया, सारी की सारी चीजों को ज्यादातर कर्नल मोड में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आपके पास एग्रीमेंट क्यों कैंसिल हुआ था IBM का और माइक्रोसॉफ्ट का? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को 95 के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए था। मींस उन्होंने क्या कहा कि आपके अंदर की वर्किंग तो वैसे रख लेंगे जैसे हमने डिसाइड किया, लेकिन मुझे डिजाइन चेंज करना है, मुझे डिजाइन बिल्कुल विंडोज 95 जैसा देना है, जिसपे IBM एग्री नहीं हुआ था, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इनका एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट को जो मन था उन्होंने वही किया कि इन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल उसको लुक कैसे दे दिया जैसे विंडोज 95 है, दिखने में विंडोज NT भी आपको ऐसा ही नजर आता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोफेशनल यूजर्स होते हैं उन्हें मालूम होता है कि विंडोज 95 इज अ पर्सनल यूजर विंडो एंड विंडोज NT इज यूज्ड फॉर सर्वर कंप्यूटर्स, ठीक है। क्लास आप सही है आवाज? यस मैम। जी, नेक्स्ट आपके पास जो एक और बड़ी अचीवमेंट थी इसकी विंडोज NT की, इससे पहले आपके पास जो फाइल सिस्टम यूज होता था ना वो होता था FAT16 एंड FAT32। FAT का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेक्निक, कि जो आप फोल्डर्स बनाते हो, फाइल्स बनाते हो, उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, क्रिएट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, वो सारी की सारी चीजें, उनको नेमिंग कैसे देनी है, वो सारी की सारी चीजें आपकी ये डिसाइड करता है फाइल एलोकेशन टेक्निक, ठीक है। लेकिन विंडोज NT के लिए इन्हें ज्यादा सिक्योर फाइल सिस्टम चाहिए था, क्योंकि आपको जब नेटवर्क के ऊपर कोई भी फाइल सेव करनी है तो सिक्योरिटी शुड बी देयर, राइट। तो इन्होंने क्या किया, FAT16, FAT32, HPFS, इन पे ये ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक नया ही फाइल सिस्टम बना दिया, जिन्हें इसने क्या नाम दिया है,
HPFS, ठीक है, एंटी फाइल सिस्टम, जो कि विंडोज एनटी के लिए स्पेशली बनाया गया था, जो कि बहुत अच्छा फाइल सिस्टम है, आज भी यूज होता है, ठीक है। हालांकि इनके साथ भी कंपैटिबल है, फैट वर्जन के साथ भी, HPFS के साथ भी कंपैटिबल है, बट आपका जो यूज किया गया इसमें प्रॉपर्ली वो NTFS फाइल सिस्टम यूज किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पर हर एक चीज के लिए अलग से ड्राइवर मॉडल्स बनाए गए कि विंडोज एनटी के साथ प्रिंटर कनेक्ट करना है तो प्रिंटर ड्राइवर अलग से बनाओ। सिखाया था ना मैंने प्रिंटर इंस्टॉल करना आप लोगों को, प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करना सिखाया था ना क्लास। Yes, ma'am. हाँ, यस आवाज मैम। आ रही है मेरी जी? Yes, मुझे इतनी ma'am. लेट तो रिप्लाई करते, मुझे तो लगता है कि सुनाई Yes, नहीं दे रहा है। ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या इन्होंने क्या किया कि विंडोज एनटी के लिए ड्राइवर मॉडल्स भी इन्होंने अलग बनाए, क्योंकि ये जितने भी पुराने ड्राइवर मॉडल्स थे आपके वो सारे के सारे इसके साथ इनकम्पैटिबल थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ड्राइवर मॉडल्स भी नए बनाने पड़े, तो मोस्टली काफी चीजें यहाँ पर नई बन के आई हैं, इसीलिए ये ज्यादा सिक्योर भी था आपके पास और नेटवर्किंग पे ज्यादा अच्छा काम करता था, ठीक है। ये तो हो गए आपके पास इसके फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स होते हैं। बात नेक्स्ट आती है इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो ये है आपके पास कि अगर आप इंटेल कंपनी का प्रोसेसर यूज करते हो तो आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास। ऑब्वियसली इतनी फ्रीक्वेंसी का आपके पास पेंटियम बेस्ड सिस्टम होना चाहिए कि जो आपका सिस्टम है इतनी स्पीड को फॉलो अप कर सके। उसके अंदर कम से कम 12 MB और ज्यादा से ज्यादा 16 MB रैम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कम से कम हार्ड डिस्क आपकी 110 MB की होनी चाहिए, मींस कम से कम 110 MB की हार्ड डिस्क आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपको जब भी विंडोज इंस्टॉल करना है बच्चे तो उसे तो CD रोम के अंदर ही रखोगे ना। विंडोज जो है उसको क्या आप चेंज तो कर नहीं सकते कोड, तो जिस कोड को चेंज करना अलाउ नहीं होता उसे कहाँ रखते हैं, रोम के अंदर रखते हैं। तो इसकी जो CD बनती है वो कौन सी CD होती है, दैट इज CD रोम, राइट। तो चाहे तो आप CD रोम विद द हेल्प ऑफ ड्राइव यूज कर सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क यूज कर सकते हैं, तो आपको जैसे सही लगे आप इन दोनों को यूज कर सकते हो, ओके। Yes, ma'am. CD ड्राइव का मतलब है कि आपके पास आपने अपने सिस्टम की CD वाले ड्राइव को ओपन किया, उसके अंदर CD इंसर्ट किया और तब जाके इंस्टॉल कर रहे हो। और CD रोम ओवर नेटवर्क का मतलब ये है कि आपने कोई दूसरा सिस्टम है जिसके साथ आपने खुद को सिस्टम को अटैच कर रखा है। जैसे जब मैं आपको क्लास में पढ़ाती होती थी तो आपको याद होगा कि मैं कभी भी फाइल अपने साथ नहीं रखती थी, बहुत ही कम ऐसा है कि मैं पेन ड्राइव के अंदर फाइल लेके आ रही हूँ। मैं क्या करती थी, वहीं से सिस्टम को ओपन करके अपनी फाइल्स एक्सेस किया करती थी, याद है आप लोगों को। तो वहां पर Yes, मैं जो ma'am. एक्सेस कर रही थी वो किसकी हेल्प से करती थी, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो आपने किसी और कंप्यूटर के अंदर CD डाली हुई है लेकिन आप उसे नेटवर्क की हेल्प से एक्सेस कर पा रहे हैं, तो उसकी हेल्प से भी आप अपना इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपके पास ग्राफिक्स जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ग्राफिक्स किससे आते हैं, वीडियो कार्ड होता है, वीडियो ग्राफिक्स कार्ड होता है जो आपके मदरबोर्ड पे लगता है, ठीक है। तो वो आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इसे कहते हैं वीडियो ग्राफिक अडेप्टर कार्ड, VGA, वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड, ठीक है, वो आपका होना चाहिए। लास्ट आपके पास ऑब्वियसली कोई माउस होना चाहिए या कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस होनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसे इंस्टॉल Excuse me, करोगे ma'am. तो बीच में जी मैम वॉइस कट रही है हर बार। मैम अभी आपकी कट रही है। यस मैम। बच्चे सभी के लिए यही आ रहा है। Yes, ma'am. नो मैम, मेरी तो नहीं कट देखो रही नो तुम्हारी। मैम, हम ठीक आ रही है. बच्चे अब आपके खुद के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप खुद से दोबारा या तो चेक करो, ठीक है, क्योंकि काफी बच्चों को बिल्कुल सही आवाज आ रही है, इट मींस कि मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग दोबारा से अटैच करो उसे, अपडेट करो अपने नेटवर्क को, ठीक है। ओके क्लास ओके मैम। जी, आप लोग खुद अपने सिस्टम सही करें, मेरे सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप
इंटेल बेस्ड करते हो तो ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप रिस्क बेस्ड सिस्टम्स लेते हो, ठीक है, रिस्क का होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आपका होता है, ठीक है, वहां पर आपको ये वाले प्रोसेसर्स चाहिए होते हैं। कम से कम रैम आपकी होनी चाहिए 16 MB की, वही सेम है 16 MB रैम, 110 MB हार्ड डिस्क, वही सेम CD रोम आपकी होनी चाहिए, वीडियो ग्राफिक्स होने चाहिए और एक माउस होना चाहिए। बस यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रोसेसर डिफरेंट हो गया, ठीक है। और ये दो चीजें ऑप्शनल होती हैं कि नेटवर्क अडेप्टर कार्ड रखना चाहो तो रखो, ऑडियो बोर्ड रखना चाहो तो रखो, नहीं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट समझ आती है? रैम होना जरूरी है, CD रोम होना जरूरी है, आपके सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क में स्पेस होना जरूरी है, आपके पास प्रोसेसर का होना जरूरी है, क्योंकि प्रोसेसर के बगैर तो आपका सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। और लास्ट में आपको माउस की भी जरूरत पड़ती है। माउस की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि जब टाइम वगैरह सेट करोगे, ऑप्शन चूज करोगे, वो कैसे करोगे। और वीडियो ग्राफिक्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको स्क्रीन दिखाई नहीं देगी तो आप इंस्टॉल कर ही नहीं सकते ना, हाँ या ना। यस मैम। तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसको आप फीचर्स को बहुत ब्रीफ में लिखना चाहते हो ना कि क्या क्या टेक्निकल फीचर्स हैं, तो यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने जो पहले बताया था सेम ही चीज ये भी, ठीक है। ये तो मैंने ओवरव्यू टाइप में बता दिया, पैराग्राफ टाइप में। यहाँ पर हर एक चीज को मैंने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर रखा है कि यहाँ पर जो इंटरफेस होता है वो कैसा है, विंडोज 95 के जैसा है। जैसे 95 में स्टार्ट बटन होती थी, टास्क बार होता था, नेटवर्क, पास इंटरनेट एक्सप्लोरर ही आता है ना विंडोज में बाय डिफॉल्ट। क्लास, जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सा वेब ब्राउजर मिलता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। और विंडोज 10 को इंस्टॉल करने पर बाय डिफॉल्ट कौन सा मिलता है? माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। ये याद मैम रखना, ये माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्राउजर, आप लोगों के लिए। क्या बचे? माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर इंटरनेट आता है विंडो एक्सप्लोरर 10 में। वही अपडेटेड वर्जन। सुनो, तो आप लोगों के लिए ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विंडोज 10 अभी आई है मार्केट में, तो ये अपडेटेड क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास विंडोज 10 से पहले जितनी भी आपके पास विंडोज थी, उनके अंदर जब आप उन्हें इंस्टॉल करते थे तो बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोगों को मिलता था। अगर आप मैम वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मैम वॉइस कट रही नहीं आ है। रही बिल्कुल भी। मैम टॉपिक समझ में नहीं आया, बहुत यस बहुत मैम, कट वॉइस रही है। ब्रेक हो रही है। मैम को सुनाई नहीं दे रहा। तो आप मैम बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मैम वॉइस टॉपिक कट रही बिल्कुल है। समझ में नहीं आया मैम। कॉल करना पड़ता था, डाउनलोड करना पड़ता था, ठीक है। और आज की डेट में अगर विंडोज मैम मैम अभी भी आपकी वॉइस कट रही है। खत्म कर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लास आवाज आ रही है? मैम बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, लास्ट टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आया नेट का। ओके, कोई नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो डिस्कनेक्ट भी हो गया, नेटवर्किंग इशू हो गया होगा। अब आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दोबारा यस बताओ, मैम। ठीक यस मैम। है।
हम डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में कि आप विंडोज 10 इंस्टॉल करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का एक्सप्लोरर आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ विंडोज एनटी इंस्टॉल करोगे तो आपको मिलेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर, ठीक है। इतनी बात समझ आती है बच्चे? इतनी बात समझ आती है कि यहाँ पर 95 की तरह सारी की सारी चीजें आपको दी गई हैं। इंटरफेस का मतलब होता है लुक। जी, नेक्स्ट होता है नेटवर्किंग। तो अगर नेटवर्किंग वाइज देखा जाए तो एनटी के अंदर क्या क्या चीजें थी कि यहाँ पर आपके क्लाइंट सिस्टम पे और लॉगिन स्क्रिप्ट फाइल थी वो बहुत अच्छे से काम करती थी। मीन्स लॉगिन पेज जो है आपके नेटवेयर रिलेटेड जितने भी नेटवर्किंग रिलेटेड जितने भी पेज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, मुझे मेल करना है, तो मेल के लिए यहाँ पर ये कैसे बिहेव करेगा, नेटवेयर पेज हुआ ना, तो वो पेज बहुत अच्छे से वर्क करते थे। लॉग इन करना है, फेसबुक लॉग इन करना है तो यूजर नेम और पासवर्ड आप दो और वो 1 घंटे के बाद आपका ओपन हो, तो क्या वो अच्छी चीज होगी? नो मैम। नहीं। लॉग इन पेजेस पे भी बहुत अच्छे से काम करता था। और स्क्रिप्ट क्या होता है, फाइल होती है, बस सिंपल, ठीक है। कोडिंग फाइल को हम स्क्रिप्ट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर नेटवर्क प्रिंटिंग स्पीड को भी इम्प्रूव किया गया, ठीक है। उसे हम यहाँ पर नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 15 नेटवर्क बना सकते हैं अपने हेल्प से। मीन्स आप यूँ समझ के चलो कि आप 15 पर्सन के साथ वाईफाई शेयर कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। तो ये 15 नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता था, जैसे FTP हो गया, टेलनेट हो गया, आपके पास SMTP हो गया। इस तरह के 15 प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करना जानता था। याद है ना, मैंने IWD में सारे बताए हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, उसके अंदर कुछ कमी होती है तो POP3 आपको बताया था। POP3 में भी कुछ चीजें होती हैं तो IMAP आपके पास आया था, याद है आप लोगों को? FTP बताया था, टेलनेट बताया था। तो ये इस तरह के 15 प्रोटोकॉल को फॉलो करना जानता है, ठीक है। तो ये इनके साथ पीयर टू पीयर नेटवर्क भी बनाना जानता है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर नेटवर्क भी बनाना जानता है, दोनों पे काम करना जानता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैसेजिंग कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पर मैसेज रिलेटेड जो जो चीजें होती थी वो इसके अंदर बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, ठीक है। इसे देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आता है रिमोट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो है रिमोट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड की गई है। जैसे ये कुछ ऐप होती है जो पुराने सिस्टम्स में भी हुआ करती थी, विंडोज एनटी में भी हुआ करती थी आपके पास, और आज भी अवेलेबल है। जैसे इवेंट व्यूअर आता है, तो मैं यहाँ से जाकर अगर इवेंट व्यूअर क्लिक करती हूँ तो ये देखो आपको क्या मिल गया, ये ऐप मिल गई, जो कि मैंने नहीं इंस्टॉल की है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसी तरह से परफॉर्मेंस मॉनिटर होता है, उसी तरह से सर्विस कंट्रोलर होता है, रजिस्ट्री एडिटर होता है। तो ये सारी की सारी जो यूटिलिटीज हैं, यूटिलिटीज का मतलब सॉफ्टवेयर, सर्वर वाला सॉफ्टवेयर आ गया ना, जिसमें आपको जो जो इवेंट्स चेक करने हैं आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका होता है परफॉर्मेंस मॉनिटर। यहाँ पर जाओ और लिखो परफॉर्मेंस, देखो ये आ गया परफॉर्मेंस मॉनिटर। आपको परफॉर्मेंस एनालाइज करनी है अपने सिस्टम की, आप इस पे क्लिक करें, आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। ये देखो, इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये देखो ग्राफिक्स मिल गया। 42836 पे हमारा नेटवर्क यहाँ बिल्कुल लो पॉइंट पे था, फिर उसके बाद ऊपर हुआ, फिर लो हो रहा है, फिर ये इस तरह से आपके पास क्या आता है, पूरा की पूरा ग्राफिक्स आते हैं। ये देखो लास्ट टाइम ये स्पीड थी, एवरेज ये आ रही है, मिनिमम ये है, मैक्सिमम स्पीड ये गई है, ड्यूरेशन इतना हो चुका है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जाके परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो, ओके क्लास जी। तो ये सारी की सारी सर्विसेज होती हैं जो कि विंडोज एनटी में भी आपको मिलती थी, और आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट आपकी ये है, क्योंकि अगर आज भी विंडोज 10 में भी ये चीज दे रखी है तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारी मिलती थी, सर्विस कंट्रोलर भी होता है, रजिस्ट्री एडिटर होता है, ये सारी की सारी चीजें मिलती थी। रिमोटली डायल इन कैपेबिलिटी भी मिलती थी कि आप रिमोटली डायल कर सकते हैं, यहाँ से रह के आप कहीं और फिर बात कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। तो वो सारी चीजें भी आप लोगों को प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट आता है आपके पास रिमोट एक्सेस सर्विसेज। रिमोट एक्सेस सर्विसेज के अंदर आपसे क्या कहा जाता है कि डोमेन नेम सिस्टम है। ये क्या होता है, वेबसाइट चलाने के लिए डोमेन नेम सिस्टम इंस्टॉल होना जरूरी है ना।
जब आप वेब ब्राउजर इंस्टॉल करते हो तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर फाइल आती है, तो ये इनको भी सपोर्ट करता था। इंटरनेट एक्सेस को मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट करता था। रिमोट सर्वर्स से कनेक्ट करना है तो वो भी आप कर सकते थे, मीन्स यहाँ के बैठे हुए आप फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, आप गूगल से करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप किसी प्रॉपर वर्क स्टेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर TCP IP मॉडल भी आपका यूज हो सकता है। आपकी रिक्वायरमेंट है IPX SPX की, जो कि इसी तरह का एक प्रोटोकॉल होता है, उससे भी कर सकते हो आप। नेट BUI होता है, उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो जो भी मॉडल फॉलो करना है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल, सॉरी मॉडल नहीं, प्रोटोकॉल। ओके यस मैम। जी, मल्टीलिंक कैपेबिलिटी को भी सपोर्ट करता था। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए ही तो इसने NTFS प्रोवाइड किया था, याद है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये पर फाइल भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। फाइल्स को सिक्योर करने के लिए तो NTFS फाइल सिस्टम बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर ये लोकल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है डेस्कटॉप की। लॉगिन करने के लिए आपको ID और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी भी आप लोग करते हो, तो ये उसे भी प्रोवाइड करता था। नेक्स्ट आपके पास अकाउंट लॉकआउट कैपेबिलिटीज को भी वो करता था कि अगर आपके पास पर्टिकुलर अटेम्प्ट से ज्यादा लॉगिन हो जाए तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दो, तो वो चीज भी आपके पास यहाँ पर थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट से भी एक C2 लेवल का सर्टिफिकेट लिया था, वो इसके अंदर था। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी आपके पास NT के अंदर। यही रीजन था कि ये बहुत फेमस हुआ कि नेटवर्किंग तो दे ही रहा है, साथ में ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, प्रॉपरली सिक्योर भी है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ मतलब great, one of the best operating system at that particular time. Okay. नेक्स्ट ये सारी एप्लीकेशंस है, तो जितनी भी एप्लीकेशंस आपकी विंडोज 16 में थी, विंडोज MS OS में थी, विंडोज OS by 2 में थी, पोज IX में थी, वो सारी की सारी विंडोज इसमें डाली गई हैं। वो एप्लीकेशंस विंडोज 32 वाली भी, 16 बिट वाली, सारी की सारी एप्लीकेशंस इसमें डाल दी, तो आप लोगों को एक ही जगह पे सारी चीजें मिल रही हैं। नेक्स्ट MS DOS वगैरह, ये सारी की सारी चीजें अगर आपके पास कोई फाइल है, क्योंकि देखो ये तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि आपके पास जो अपडेटेड वर्जन दिए हैं उनके अंदर इन्होंने पुराने 16 बिट से भी कंपेटेबिलिटी इन्होंने प्रोवाइड कर दी, लेकिन उसको प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने क्या यूज किया, OLE यूज किया, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। जब आप MS वर्ड पढ़ते हो तो वहां पर भी ये वर्ड आता है, ठीक है क्लास। यस नेक्स्ट आपके पास ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया के लिए, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता था। तो आपके पास 16 बिट में कोई वीडियो है, 32 बिट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की कोई वीडियो है, सबको सपोर्ट करता था। आपके पास अच्छी खासी परफॉर्मेंस होती थी, कलर्स को भी सपोर्ट करता था, आपके पास बहुत अच्छे से सारी चीजें आपके पास आती थी, ठीक है। ये रही सारी की सारी यूटिलिटीज कि आपके पास जो मैंने आपको पढ़ाई है। NTFS है, यूजर मैनेजर है, जिसे आप क्या करते हो कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज करते हो। डिस्क एडमिनिस्ट्रेशन है आपके पास, डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज है, ये देखो डायग्नोस्टिक ये रहा आपके पास, विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक, जो कि आपको क्या बता देता है, मेमोरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। तो ये सारी की सारी यूटिलिटीज इसके अंदर थी। परफॉर्मेंस मॉनिटर जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था, बैकअप लेना है तो बैकअप भी आपके लिए अवेलेबल था, इवेंट व्यूअर देखना है तो इवेंट व्यूअर करके देख लो, अभी बताया था ना इवेंट व्यूअर भी आपको। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन यूटिलिटीज आपके पास थी। यूटिलिटीज में और सॉफ्टवेयर में एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना बच्चे, जो सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इंस्टॉल होके मिलते हैं उन्हें कहते हैं हम यूटिलिटीज, जिनको आप नहीं इंस्टॉल करते, आप नहीं अपडेट करते, उनको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद ही अपने साथ लेकर आता है और खुद ब खुद जब उसे सही लगता है तो वो अपडेट करता है। ओके ओके मैम। जी, नेक्स्ट आता है हार्डवेयर सपोर्ट। तो यहाँ पर आपके पास हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, तो ये बेस्ट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन उस टाइम पर आपको प्रोवाइड करता था कि किसी भी तरह का हार्डवेयर अटैच कर लो, सबके साथ ये काम करना जानता था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं आपके पास। इसमें आता है जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज इंस्टॉलेशन, वो आता है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसे यहाँ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ में लिखा है और मैंने A to Z चीजें जो है यहाँ पर विद नेम प्रोवाइड की हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे आपको समझाने लग जाऊं तो आपको डायरेक्टली समझ नहीं आना, क्योंकि IP एड्रेस डालो, ये डालो, वो डालो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड
कंप्लीटेड हो जाएगा तो मैं यहाँ से आपको एक दूसरी पीपीटी प्रोवाइड कर रही हूँ, उससे पढ़ना पहले आप लोग, ठीक है? ठीक है मैम। उसके बाद इन स्टेप्स को पढ़ना तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर ये स्टेप्स हैं। तो ये आपके पास है एक पीडीएफ है जो मैं आप लोगों को दे दूंगी, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ विंडोज एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है। एग्जाम के अंदर भी आपको यही अटेम्प्ट करना है, ठीक है? ऐसे लिखोगे तो याद भी रह जाएगा और एग्जाम के अंदर भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपका, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको इंस्टॉल करना है या री इंस्टॉल करना है तो सेम ही स्टेप होते हैं आपके पास। यहाँ पर देखो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये आती है कि आपने पहले से फॉर्मेट बना रखे हैं या नहीं बना रखे, ठीक है? मीन्स आप सिर्फ विंडो को इंस्टॉल करना चाहते हो या इंस्टॉल के साथ साथ आप उसमें पार्टीशंस भी बनाना चाहते हो, ठीक है क्लास? यस मैम। जी, तो पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले सिंपल इंस्टॉलेशन बता रही हूँ विदाउट पार्टीशन, ठीक है? सपोज आपने पहले से सी डिस्क ड्राइव बना रखी है, ई ड्राइव बना रखी है, तो आपको फिर दोबारा पार्टीशन करने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है? तो मैं ये बता रही हूँ, यहाँ पर ये आ जाते हैं आपके पास। वही सेम स्टेप है बच्चे जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, उन्हीं से रिलेट करके चलना। पहला स्टेप क्या बताया था, बायोस में जाते हैं, जाने पे ब्लू स्क्रीन आती है ना? यस मैम। बिल्कुल सेम यहाँ पर है। F2 की प्रेस करोगे तो आपके पास अल्फा बायो स्क्रीन आ जाएगी, मतलब वही ब्लू स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है? ब्लू स्क्रीन में जाने के बाद आप क्या करो, अपनी जो भी आपके पास सीडी है या डीवीडी है उसको अपने सिस्टम के अंदर डालो, ठीक है? इंसर्ट करो। इंसर्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास ये ऑप्शन लिखा हुआ आएगा सीडी रोम ड्राइव इज रेडी, ठीक है? ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, एंटर बटन दबानी है, ठीक है? यहाँ पर मैं बता रही हूँ जो करना है, ये एक्शंस है, उनके रिजल्ट क्या आएगा वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट जैसे ही आप उनमें से क्या कर लोगे, एक सीडी ड्राइव को सिलेक्ट कर लोगे। जैसे आपके पास वो आ गया, इनमें से आपने उस सीडी को सिलेक्ट कर लिया, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, वहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा दैट इज इंस्टॉल। जी रहने दें, ठीक है? आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉल विंडोज एनटी, ठीक है? इस पे क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ठीक है, ये तो मैसेज होगा, ठीक है? और इधर ये एक बटन बटन नहीं, मतलब ये एक ऑप्शन गिवन होगा, ठीक है? मैसेज को तो बस पढ़ा जा सकता है, आप इस पे क्लिक भी करोगे तो कुछ काम नहीं होता, ठीक है? मैसेज क्या है, सेटअप कुड नॉट डिटरमाइन द टाइप ऑफ कंप्यूटर यू हैव, कि आपका जो सेटअप है वो डिटरमाइन नहीं कर रखा है, क्या कर रहा है कि आपका कंप्यूटर का क्या टाइप है, मीन्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या आपकी सेटिंग से क्या क्या चीजें हैं। तो उसके लिए आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये नीचे ऑप्शन दिया होगा स्क्रीन पे आपको, अदर वाला। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। तो आपको क्या करना है, इस अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ओके? आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ये मैसेज आएगा, प्लीज इंसर्ट द डिस्क लेबल्ड मैन्युफैक्चर सप्लाइड हार्डवेयर। ये वाला मैसेज आपके पास आएगा। तो आपको क्या करना है, उस डिस्क को इंसर्ट करना है, जो भी मैन्युफैक्चरर है आपका, उसको डिस्क को क्या करोगे आप, जब आप परचेज करते हो ना तो आपके पास वो आती हैं 2-3 डिस्क, तो उसमें जो भी फाइल मांगी जाए उसे यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। तो आपने क्या कर दिया, उस डिस्क को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आया, आपने उस पर क्या कर दिया, आपने एंटर दबा दिया, ठीक है? जब ये मैसेज आपके पास आया उसके बाद आप क्या करोगे, मैसेज के बाद आप उस डिस्क को इंसर्ट करोगे, जो भी कुछ इस नाम की होगी, उस डिस्क का नाम ये होगा, ठीक है? अब अपडेटेड वर्जन्स में मे भी डिफरेंट नाम भी हो सकता है, ठीक है क्लास? यस मैम। जी, उसके बाद आप इसे इंसर्ट करेंगे और आप एंटर बटन दबाएंगे। एंटर बटन दबाने के बाद आपके पास फिर से क्या आ रहा होगा, ये मैसेज आ रहा होगा, यू हैव चूजन टू कॉन्फ़िगर अ कंप्यूटर फॉर यूज विद विंडोज एनटी यूजिंग अ डिवाइस सपोर्ट डिस्क प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, ठीक है? उसके बाद आपके पास ना एक लिस्ट आ रही होगी,
उनमें बहुत सारे ना ऑप्शंस गिवन होंगे आपको, उसमें से क्या करना है, आपका जो कंप्यूटर का टाइप है वो सिलेक्ट करना है। तो अगर उस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है तो वहां से जाके सिलेक्ट कर लो। जैसे आपके पे ये वाला नेम आ रहा है तो आप क्या कर लो, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो जो भी आपका कंपैटिबल है। आपने जैसे ही उसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आपने क्या करना है, एंटर बटन दबानी है। ठीक है, वहां पर ये चीजें नहीं पूछी जाती थी, यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बहुत इजी है। देखो अभी तो मैं डिटेल में बता रही हूँ, जब दोबारा सुनोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आई थिंक अभी भी आ रहा होगा, लेकिन जब लास्ट में एक बार ओवरव्यू दूंगी तो समझ आएगा। ओके Yes, ma'am. जी, उस लिस्ट में से आपने जो भी आपके सिस्टम का नेम है, सपोज अगर ये है तो आपने उसे सिलेक्ट करना है, एंटर बटन दबानी है। एंटर दबाने के बाद आपके पास यहाँ पर आनी है कुछ मैसेज। मैसेज में से आपके पास क्या होता है कि मैसेज क्या कहता है आपको कि अगर आपको इसके साथ साथ कोई और डिवाइस भी इंस्टॉल करनी है तो वो भी अभी कर लें। जैसे जब आप सिस्टम इंस्टॉल करते हो बच्चे, तो वहीं पर आपसे बहुत चीजें पूछी जाती हैं कि आपको प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करना है, नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल करना है, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो आप जब फोन अपडेट, वो फोन फर्स्ट टाइम ऑन करते हो तो आपके पास आता है कि ये एप्स हैं, इन्हें इंस्टॉल करोगे, अभी करना चाहते हो तो अभी कर लो, वरना लास्ट में आपका लिखा होता है स्किप ऑल दिस, तो आप बाद में जाके व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल करते हो, राइट? यस मैम। जी, तो उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर विंडोज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस भी इंस्टॉल करनी है, जैसे उसी टाइम पर आपको प्रिंटर इंस्टॉल करना है, तो आप क्या दबाएंगे, एस दबाएंगे। क्या दबाएंगे, एस बटन। और अगर इंस्टॉल नहीं करना है तो आप क्या दबा दें, डायरेक्ट एंटर बटन दबा दें। बच्चे देखो, जब ये मैसेज आएगा तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा एंटर का। अगर आपने एंटर बटन दबा दिया ना, ऑप्शन दबा दिया, तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचने से पहले आपको एक आध चीज और इंस्टॉल करनी है तो एस बटन दबा देना। उससे क्या हो जाता है कि इसमें आप कोई एक्स्ट्रा डिवाइस इंस्टॉल करना चाहते हो वो भी इंस्टॉल होने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से सपोज अगर एस बटन आपने दबा दिया तो आप सपोज SCSI अडेप्टर इंस्टॉल करोगे। अदर्स को जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर फिर से वो अपना मैन्युफैक्चरर नाम जानना चाहेगा कि कौन सा प्रिंटर है, कौन सा मैन्युफैक्चरर है जिसे इंस्टॉल करना चाहते हो। आप उसका सेम दोबारा से जैसे यहाँ पर नाम दे रहे थे उसी तरह से उसका यहाँ पर नाम देना, देन एंटर बटन दबा देना। एंटर बटन दबा देने पे वो क्या हो जाएगा, आपका इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, लिस्ट आ जाती है, लिस्ट में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, एंटर बटन दबाओगे। एंटर बटन दबाने पर आपके पास स्क्रीन पे आ जाता है कि ये वाली डिवाइस आपकी क्या हो रही है, इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप कंटिन्यू ऑप्शन आता है, उस पर सिलेक्ट करना। कंटिन्यू ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये ऑप्शन आएगा आपके पास, डिजिटल डज नॉट सिलेक्टिंग रिकमेंड। ठीक है, तो अगर आपको रिपेयर करना है तो आर क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज तो एंटर क्लिक कीजिएगा। एंटर जब आप सिलेक्ट करोगे बच्चे तो इसमें क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीजें आ जाती हैं कि आपका ये आपके पास देखो, आपको नई विंडो बनानी है। ठीक है, नई विंडो बनानी है तो एंटर बटन दबा दो। अगर आपको पुरानी को ही रिपेयर करना है तो आर ऑप्शन दबा दो। और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सेटअप क्विट करना है तो आप क्या दबा दें, F3 दबा दें। दिखाई दे रहे हैं ये तीनों ऑप्शन? और अगर उसके बारे में कुछ पढ़ना है तो F1 दबा दें। उससे क्या मिल जाएगा आपको, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। दिख रहे हैं चारों ऑप्शंस? यस मैम। जी, इनमें से जो भी आप दबाओगे, F1 दबाओगे तो हेल्प वाला पेज आ जाएगा, एंटर बटन दबाओगे तो आप क्या कर देंगे, ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि वो आपसे क्या करेगा, यहाँ पर आपकी डिवाइस के बारे में पूछेगा, डिवाइस की डिटेल आपको देगा कि ये आपका होस्ट अडेप्टर है, मतलब कुछ डिटेल सारी होंगी, आपने उन पर फिर से एंटर बटन दबानी है। एंटर बटन दबाने के बाद आपके पास आ जाएगा लाइसेंस एग्रीमेंट वाला पेज। ठीक है, इतनी चीजों के बाद आपके पास लास्ट में एग्रीमेंट वाला पेज आता है। ठीक है, एग्रीमेंट को सिलेक्ट करो, पूरा की पूरा पढ़ोगे, बहुत लंबा होता है एग्रीमेंट, तो आपको पूरा की पूरा पढ़ना होता है, तब जाके बिल्कुल लास्ट में लाइसेंस एग्रीमेंट वाली चेक बॉक्स मिलती है। तो स्क्रॉल डाउन करो, मतलब नीचे जाते रहो, लास्ट में जाके लाइसेंस एग्रीमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे F8 दबा दें, F8 से या तो क्लिक कर सकते हो या F8 दबा दो, उससे भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद एंटर बटन दबा दीजिएगा। एंटर बटन दबाने के बाद ऐसे मैसेज आएगा कि सेटअप आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर से एंटर दबा दीजिएगा। उसके बाद उसे जो भी एग्जामाइन करनी होंगी फाइल्स वो अपने आप खुद से कर लेगा। उसके बाद फिर से वो आपसे एक हार्ड डिस्क एक डिस्क मांगता है, जो कि आपके पास गिवन होती है आपके सीडी वाले पैकेज में ही, ठीक है। उसे इंसर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। या पेन ड्राइव से कर रहे हो तो पेन ड्राइव से भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से एंटर बटन दबाना है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस 2 बार आपको वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका जो सेटअप है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपका कंप्यूटर जो है, जैसे ही आप एंटर बटन दबाओगे, एंटर बटन दबाने के बाद आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टार्ट के बाद जब वो ऑन होगा तो आपका सेटअप कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। तो आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका विंडोज जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। इज दैट Yes, क्लियर ma'am. क्लास? Yes, ma'am. ठीक, 1 मिनट में मैं ओवरव्यू देती हूँ आपको कि ये क्या कह रहा था। जो हमने इतनी चीजें की हैं, बस इनको 5 मिनट में आप पढ़ पाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। सबसे पहले F2 बटन दबाओ। F2 बटन दबाने पे सीडी मांगेगा, सीडी दे देना उसे, ठीक है। सीडी दबाने के बाद एंटर बटन क्लिक करना। एंटर बटन क्लिक के बाद इंस्टॉल विंडो एंटी वाला ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल इस पे क्या कर देना, इसे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये मैसेज आएगा और अदर वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। अदर पे क्लिक कर देना है। अदर पर क्लिक करोगे तो आपसे एक डिस्क मांगेगा, ठीक है, जिसका कुछ ऐसा नाम होगा। वो डिस्क सिलेक्ट कर देना और फिर से एंटर बटन दबा देना, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक पूरी लिस्ट आएगी जिनमें से एक नाम होगा आपके कंप्यूटर का नाम। उस अपने कंप्यूटर के नाम को सिलेक्ट करना और एंटर बटन दबा देना। उधर भी देते थे ना यूजर नेम, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पर बस लिस्ट के थ्रू दे रहे हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट, अगर आपको विंडोज के साथ साथ प्रिंटर वगैरह ऐसी चीजें भी इंस्टॉल करनी है तो एस बटन दबा देना। और अगर वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है तो डायरेक्ट एंटर बटन दबा देना। एंटर बटन दबाओगे तो ऐसा कुछ मैसेज आएगा, उसमें से ये अदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। अदर ऑप्शन फिर से जैसे सिलेक्ट किया, देखो पुरानी वही वाला प्रोसीजर रिपीट हो गया। अदर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अदर ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद वो डिस्क मांगता है। डिस्क के बाद ऐसा ही कोई नेम आता है और उसके बाद आपको एंटर दबाना होता है। तो यहाँ पर फिर वही आ गया, अदर नेम आपने दबाया, ऑप्शन आपने दबाया, फिर से उसने कोई डिस्क मांगी, आपने फिर से एंटर किया और फिर से आप कंटिन्यू कर गए, राइट। यही चीज 3 बार बोल रखी है। कंटिन्यू करने के बाद फिर से आपसे वो क्या करता है, इधर जाके फिर से आपसे एक लिस्ट मांगता है। लिस्ट मांगने के बाद आपके पास ये देखो ये 4 ऑप्शन आते हैं। हेल्प का आता है, इंस्टॉल का आता है, री इंस्टॉल वो रिपेयर का आता है और क्विट का आता है। इसमें से आपको एंटर बटन दबानी है। लास्ट में की दे रखी होती है। F1 दबा दिया तो हेल्प वाला आ गया, एंटर दबा दिया तो सेटअप वाले पेज पे चले जाओगे, R बटन दबा दी तो रिपेयर वाले पे चले जाओगे और F3 दबा दिया तो क्विट कर जाओगे। तो आपको एंटर दबाना है। जैसे ही एंटर दबाया तो ये नाम आ गई, कुछ डिटेल्स आ गई। डिटेल्स के बाद फिर से एंटर दबाना। एंटर दबाने के बाद लाइसेंस वाला पेज आएगा। इसमें से क्या कर देना, लाइसेंस वाले के पूरे टर्म्स को पढ़ना और पढ़ने के बाद F8 बटन दबा देना, ठीक है। F8 बटन दबाओगे तो आपके पास फिर से वो एक डिस्क पूछेगा आपसे, आपने वो डिस्क एंटर करनी है और 3 बार आपने क्या करना है, 4 बार आपको क्या करना है, एंटर बटन क्लिक करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे 10 to 20 मिनट्स आपका लेगा। उसके बाद आपका सिस्टम जो है, आप लास्ट में एंटर दबाओगे तो सिस्टम आपका रीस्टार्ट मोड में चला जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद वो जब एक बार ऑन होगा तो इसका मतलब आपके सिस्टम में विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। इज दैट क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. ये यस था मैम। आपका विंडोज एंटी इंस्टॉलेशन। मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें?